नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे दोस्तों आपका कोई भी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेख है दोस्तों, इनसे आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियोस के माध्यम से बोगज को इंस्क्रिप्शन जो है दोस्तों उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। और उसके पश्चात दोस्तों जो आपका एहोल इंस्क्रिप्शन है, एहोल अभिलेख है, उसको भी बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके पश्चात दोस्तों आज के सेशन में जो आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, जो कि खासकर सुदर्शन झील के निर्माण के लिए जाना जाता है दोस्तों, हम उसकी चर्चा आपसे इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज के सेशन के, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और साथ में दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि दोस्तों आप यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी से दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो एकमात्र दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के दोस्तों बैच प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस की दोस्तों आपकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिलेगी, जिससे कि आप उसको बाद में देख सकते हैं। मॉक टेस्ट, पीडीएफ, ई नोट्स मटेरियल और दोस्तों आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से ही आपको मॉडल पेपर भी एग्जाम के पहले प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी स्टूडेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और आर्कियोलॉजी स्टूडेंट की प्रिपरेशन को अच्छा आयाम दीजिए। चलते दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों जो रुद्रदामन है यह वास्तव में एक शक महाक्षत्रप शासक था। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आया दोस्तों कि रुद्रदामन निम्नलिखित में से क्या था। रुद्रदामन दोस्तों आपका एक महाक्षत्रप शासक थे, शक महाक्षत्रप। और दोस्तों ये जो अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें केवल और केवल दोस्तों रुद्रदामन का यह अभिलेख नहीं मिलता, बल्कि इसमें अशोक और दोस्तों जो स्कंदगुप्त हैं इनके भी अभिलेख मिलते हैं, जो हम आगे फर्दर आपको बताएंगे। दोस्तों ये जो आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ नाम से यह फेमस अभिलेख है, इसकी खोज 1832 में 1832 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने 1837 में जो ब्राह्मी लिपि है, कौन सी लिपि दोस्तों, जो ब्राह्मी लिपि है, जो अशोकन ब्राह्मी लिपि है, उसमें अशोक के जो आपके अभिलेख हैं उसकी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय जाता है, उद्वाचन का जो श्रेय जाता है, जो डिसाइफरमेंट का श्रेय जाता है, इसी जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने 1837 में जो आपकी ब्राह्मी लिपि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिसाइफर किया था, उन्होंने उसको उद्वचित किया था। और जेम्स प्रिंसेप को ही भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। ये सभी फैक्ट आपके एडिशनल फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों मैं ऐसे ही आपकी डिटेल में चर्चा बैच के माध्यम से करते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये जो आपका अभिलेख है 1832 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा खोजा गया दोस्तों। और इस अभिलेख की जो डेटिंग है दोस्तों, जो तिथि यहाँ पर दी गई है, वो शक संवत 72। और उसमें जब शक संवत को आप ईस्वी में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 150 ईस्वी। यदि आपका शक संवत में डेटिंग पूछता है तो आपको ध्यान रखना है शक संवत 72, ईस्वी में पूछता है दोस्तों तो हो जाएगा आपका 150। अब डेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है किसी भी अभिलेख की, इसलिए दोस्तों कि जब आप एग्जाम में देख रहे होते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सेट करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, इनको क्रम में निर्धारित करिए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो वहां पर ये जो डेटिंग होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप कोशिश करेंगे कि किसी अभिलेख में 3 चीजों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। पहला कि खोज किसके द्वारा किया गया, यदि मिल जाता है तो ठीक है। यह जो अभिलेख है कहां पर स्थित है, 2 चीजें, इस अभिलेख की जो आपकी डेटिंग है वो क्या है, और इसमें क्या कुछ वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। इतने फैक्ट आप कम से कम सभी अभिलेखों के अपने पास ध्यान में रखें, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी। अब ये अभिलेख फेमस क्यों है, क्या ऐसा कारण है, तो यह पहला ऐसा अभिलेख था जो कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए जितने भी प्राचीनतम अभिलेख हैं उनमें से यह अभिलेख क्या है, एक है। और यह अभिलेख चंपू शैली में लिखा गया, जो कि गद्य और पद्य मतलब कि प्रोज फॉर्म एंड पोएट्री फॉर्म, मतलब कि कहानी के रूप में और कविता के रूप का जो मिश्रित रूप होता है उसको चंपू शैली कहते हैं। और इस चंपू शैली में लिखा गया ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यह इस प्रकार का पहला अभिलेख माना जाता है। और इस अभिलेख में
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ, जो आपके मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अशोक का एक साथ अभिलेख मिलता है। और दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबंधित यह एकमात्र ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य है जो कि इस जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नामों का उल्लेख अन्य माध्यमों में तो मिलता है, वो साहित्यिक साक्ष्यों में देखने को मिलता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा जूनागढ़ अभिलेख है जहां पर इसके नाम की चर्चा एक अभिलेख में देखने को मिलती है, और वह है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसके अलावा इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में 6 प्रकार के करों की चर्चा मिलती है। इस 6 प्रकार के करों की चर्चा से पहले आप जब अशोक के शासन काल में चले जाइए तो अशोक का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसको हम सभी रुम्मिनदेई इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुम्मिनदेई। यह जो रुद्रदामन है ये महाक्षत्र के शासन काल में आ रहे हैं, जबकि इसके बहुत पहले जो अशोक हैं, जो कि मौर्य राजवंश हैं, उनका जो रुम्मिनदेई अभिलेख है उसमें केवल और केवल 2 करों का उल्लेख मिलता है, भाग और दूसरा बलि। जबकि यहां पर इस अभिलेख में 6 प्रकार के करों की चर्चा मिलती है, बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्टि, जिसको हम लोग बेगार भी कहते हैं, और प्रणय। प्रणय एक आपका इमरजेंसी कर था, ठीक है। वेगार जिसको आप सभी जानते हैं, मतलब कि काम करवा लेना और उसके बदले में पैसा नहीं देना, उसको क्या कहा गया? बेगार कहा गया। ये चीजें बड़ा एग्जाम में आपके आती हैं कि निम्नलिखित में से आपातकालीन कर कौन सा है? तो जो आपका प्रणय है इसको आपातकालीन कर कहते हैं। तो ये जो 6 प्रकार के कर हैं, बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्टि, जिसको हम लोग वेगार भी कहते हैं, प्रणय, ये जितनी चीजें हैं इनका उल्लेख आपके रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में दिखाई देता है। अब आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकते हैं कि कौन सा जूनागढ़ अभिलेख में कर के रूप में स्थापित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जो इन 6 के नाम याद रखेंगे तभी आपको जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। यह जो अभिलेख है दोस्तों, ये कुल 20 पंक्तियों में वर्णित अभिलेख है, और इस अभिलेख में जो जूनागढ़ क्षेत्र है उसका नाम गिरिनगर रखा गया है। क्या दिया गया वहां पर? गिरिनगर। अब आपके एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन गया आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान की पहचान गिरिनगर से की जाती थी? तो ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ की पहचान गिरिनगर से की जाती थी, और इसमें कुल 3 शासकों के अभिलेखों के प्रमाण मिलते हैं। नाम के संदर्भ में बात करेंगे तो नाम के बारे में 4 हैं, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन। लेकिन जब अभिलेख की बात कर रहे हैं तो अभिलेख के संदर्भ में यहाँ पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं, रुद्रदामन के अभिलेख मिलते हैं, और स्कंदगुप्त के अभिलेख मिलते हैं। गलती से आप चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख मत जोड़ लीजिएगा, केवल उनके नाम की चर्चा यहाँ पर आई है, न कि अभिलेख की। अभिलेख केवल 3 ही शासकों के मिले हैं, एक मौर्य शासक अशोक की, एक शक महाक्षत्र रुद्रदामन की, और एक गुप्त वंशीय शासक स्कंदगुप्त की। तो 3 शासकों के जो अभिलेख हैं इस अभिलेख में दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसमें उल्लिखित कुल शासकों की संख्या कितनी है? 4 है। मैंने आपको बताया इनके अतिरिक्त आप चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ देंगे तो कुल 4 शासक ऐसे हैं जिनका कि इस अभिलेख में वर्णन जो है देखने को मिलता है। अब इस अशोक के इस अभिलेख में, जब इसमें अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाया गया तो वहां पर धम्म की बात की गई है। किसकी बात की गई है? धम्म की बात। लेकिन अंतिम जो 2 शासक हैं उनके अभिलेखों में सुदर्शन झील के 1000 वर्षों का जो इतिहास है वह दिया गया, और इसी सुदर्शन झील के लिए यह जो आपका अभिलेख है सबसे ज्यादा फेमस है। प्रश्न यह आता है कि सुदर्शन झील के निर्माण, जीर्णोद्धार, मरम्मत का उल्लेख करने वाले अभिलेख का नाम बताइए। तो यह जो आपका अभिलेख है ये उनसे संबंधित जो आपके प्रमाण है वह क्या करता है? देता है, ठीक है। इसके अलावा रुद्रदामन के शासन काल में जब शक संवत 72 चल रहा था, 150 ईस्वी में जब भारी तूफान आया तो जो आपका पहले से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में निर्मित ये जो सुदर्शन झील है वो क्या हो गया? ध्वस्त हो गया। जब ध्वस्त हो गया तो इसकी क्या की मरम्मत की गई अलग अलग शासन कालों में। अशोक ने कराया, आपके रुद्रदामन ने कराया, और स्कंदगुप्त ने कराया। अब देखिए, जो यह सुदर्शन झील है वास्तविक में वर्तमान में यह कहां पर स्थित थी, इस झील की अवस्थिति की जो खोज है ये सबसे पहली बार 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में भगवान लाल इंद्र जी के द्वारा जो है यह जो आपका झील है इसकी खोज की गई, और रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का जो कुलैप है, जो उनके पुत्र अमात्य थे जिनका नाम था सुविशाख, इनके द्वारा जो है जीर्णोद्धार कराया गया, अर्थात उसका निर्माण, पुनर्निर्माण जो है कराया गया, जो कि तूफान की वजह से क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था, बिगड़ गया था, ठीक है। इसके अलावा रुद्रदामन ने अपने शासन काल में स्वयं के कोष से झील का जो है पुनर्निर्माण कराया।
और अभिलेख में वर्णित ये भी है कि रुद्रदामन ने यहाँ पर 1000 वर्षों तक ब्राह्मण एवं गौ के कल्याण हेतु धर्म और कृति के लिए संपन्न करवाया था ये चीजें। खैर इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो सुदर्शन झील है 420 या फिर 24 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी 75 हाथ गहरी दरार पड़ जाने के कारण जो दूरदर्शन बन गई थी उसको रुद्रदामन ने 3 गुना टिकाऊ बना दिया। ये रुद्रदामन की गुण में प्रशंसा में यहाँ पर यह अभिलेख लिखा गया कि किस प्रकार से रुद्रदामन ने यह जो अभिलेख है उसका पुनर्निर्माण कराया, उसकी मरम्मत कराई। इस अभिलेख में रुद्रदामन की वंशावली भी दी गई है, जहां पर रुद्रदामन के पिता के रूप में उसमें जयदामन जो उसके पिता का नाम दिया गया है और चस्टन उसके दादा का नाम यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है कि आपके अभिलेख में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से रुद्रदामन के अभिलेखों में उसके दादा का नाम या फिर उसके पिता का नाम क्या मिलता है। चस्टन कौन थे या फिर जयदामन कौन थे, ध्यान रखिएगा जयदामन रुद्रदामन के पिता एवं चस्टन जो थे उसके दादा के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा रुद्रदामन के यहाँ पर जो महाक्षत्र उपाधि धारण करने वाला जो प्रमाण है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। और इस अभिलेख में योद्धवों को 2 बार पराजित करने वाले दक्षिणापति सातकर्णी को पराजित करने का भी श्रेय जो है इसी अभिलेख में रुद्रदामन को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। योद्धियों को 2 बार और दक्षिणापति सातकर्णी को पराजित करने का जो आपका रुद्रदामन को जो इसमें आपका अभिलेख है उनके विजय का यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस अभिलेख में योद्धवियों को सभी क्षत्रियों में वीर बताया गया था। हालांकि इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी अभिलेख में इन सभी अभिलेखों के आपके सुदर्शन झील के निर्माण की चर्चा, महाक्षत्र उपाधि की चर्चा, सातकर्णी को हराए जाने के साथ साथ जो स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह का भी उल्लेख है इस अभिलेख में दिखाई देता है। ये फैक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें स्वयंवर प्रथा या फिर प्रेम विवाह के प्रसंग का वर्णन मिलता है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, क्योंकि रुद्रदामन को स्वयंवर में अनेक ऐसी राजकन्याएं थी जिन्होंने वरमालाएं पहनाई थी, जिसका कि यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर रुद्रदामन को वैदिक धर्म एवं संस्कृति के पोषक के रूप में यहाँ पर बताया गया है और कई सारी चीजें जो हैं यहाँ पर उनको उनके बारे में जो है देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्कंदगुप्त का भी अभिलेख मिलता है जो कि गुप्त शासक हैं। स्कंदगुप्त यह प्रथम ऐसे शासक है जिन्होंने अपने गुप्त वंश में हूण शासकों से क्या किया था, वह युद्ध किया था और हूण शासकों को पराजित किया था, जिसकी चर्चा जो इनका भीतरी स्तंभ लेख है जो कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर में स्थित है, वहां पर स्कंदगुप्त के अनुसार जो कि हूण आक्रमण के शासन काल में होते और इन्होंने क्या किया था, उनको पराजित किया था। और वही स्कंदगुप्त का अभिलेख इस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी दिखाई देता है। और इसमें वर्णित है कि इसमें इन्होंने जो अत्यधिक बांध के कारण जो यह सुदर्शन झील टूट गया था, तो सुदर्शन झील के उस समय जो तत्कालीन जो स्थिति थी जहां पर सुदर्शन झील स्थित था, उस समय के स्कंदगुप्त के शासन काल में सौराष्ट्र प्रांत के जो आपके गवर्नर थे, उस समय के जो प्रांतपति थे चक्रपालित, इन्होंने 2 माह में इसका क्या कर दिया, पुनर्निर्माण करा दिया। वो भी कब दिया गया, तो इसकी टाइमिंग भी दी गई 136 गुप्त संवत, इसको कि 455 से 456 ईस्वी के बीच में मानते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जो है ध्यान में रखिएगा। और स्कंदगुप्त के लेख में इसके रचयिता ने झील के पुनर्निर्माण को सुदर्शन तटाक संस्कार ग्रंथ जो है इस शब्द से जो है यहाँ पर इन्होंने डिनोट किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, भैया कौन कराया गया, कैसे कराया, क्या हुआ, कुछ चीजें जो है आपके एग्जाम में लगातार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इन चीजों को जो है आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ से यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताते रहें। भाई देखिए, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सी झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, क्या कुछ इनके फैक्ट हैं, तो आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देके जाते हैं। क्योंकि जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि कौन से शासन काल में किसके द्वारा कौन से झीलों का निर्माण कराया गया, कौन सा फैक्ट जो है ये आपके एग्जाम के लिए फेमस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीजों को जो है आप लोग ध्यान में रखें और कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। हम आपको वहां पर जुड़कर आपकी सभी समस्याओं का जो समाधान है वो हम आपसे जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप हम एकदम बिना किसी संकोच के आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहें। देखिए, जब भी सुदर्शन झील की बात आती है तो सुदर्शन झील में जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4 शासकों का उल्लेख है। अब यह जो 4 शासक हैं जिनके द्वारा अलग अलग समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया, और उस समय उनके जो प्रांतपति थे या फिर गवर्नर कह लें, प्रांतपति या फिर उनको क्या कह लें, गवर्नर कह लें, वह कौन थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या है, यह क्या हुआ, यह आपका जो झील है यह निर्मित कराया गया। तो उस समय यह झील स्थित कहां पर है, तो यह आपके गुजरात का जो सौराष्ट्र प्रांत है
वहां पर स्थित झील है। और उस समय के तत्कालीन जो वहां के सौराष्ट्र प्रांत के जो गवर्नर थे, जो प्रांतपति थे, वह कौन थे? पुष्यगुप्त वैश्य थे। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, पुष्यगुप्त वैश्य थे। वहीं पर दूसरी बार इनका जो पुनर्निर्माण कराया गया वह कराया गया मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में। और अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र के प्रांत के जो आपके प्रांतपति थे वह कौन थे? यवन तुषास्प थे। कौन थे भैया? यवन तुषास्प थे। ठीक है। जबकि तीसरी बार रुद्रदामन के शासनकाल में जो है इसका जीर्णोद्धार कराया गया, निर्माण कराया गया, जो कि तूफान की वजह से बेकार हो गया था, क्या हुआ था? विध्वंस हो गया था इसका। और इनके शासनकाल में रुद्रदामन के जो सुविशाख पहलव थे, सुविशाख पहलव थे, उनके द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। और फाइनली सबसे अंतिम बार जो है स्कंद गुप्त के शासनकाल में, गुप्त शासक स्कंद गुप्त के शासनकाल में, उस समय के जो तत्कालीन वहां के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पर्णदत्त, उनके द्वारा क्या कराया गया? इसका जीर्णोद्धार कराया गया। तो इन सभी चीजों को जो है ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी बेहद फेमस है। ठीक है। देखिए, पर्णदत्त ने इस चीज का निर्माण कराया उस समय, लेकिन इसके बाद में पुत्र भी आते हैं स्कंदगुप्त के शासनकाल में, चक्रपालित। पर्णदत्त के ही पुत्र हैं कौन? चक्रपालित। तो इन दोनों के द्वारा जो है वह कार्य कराया गया। ठीक है। तो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जो फैक्ट हैं इस अभिलेख से संबंधित वो आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।